चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग उस दिन चले गए थे ना? आए थे, आप लोग चले गए थे। 11, नहीं नहीं, 11:30 में यहाँ, 11:28 में आए थे। 11:33 से हम क्लास, 11:33 में हम क्लास स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, चलिए। बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी देखते हैं जनरेटर। जनरेटर, देखिए जनरेटर का काम क्या होता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, फिर जो ये आपका जनरेटर है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। लिखिए, ट्रांसफार्मर पढ़ लिए थे। ट्रांसफार्मर का क्या काम था? वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। ट्रांसफार्मर दो देखे थे, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। जनरेटर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनित्र है, जनित्र। सुनीता कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। दूसरा है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
लिख लिए? अब देखिए, हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि जब आपको छोटा धारा मापना हो, जैसे बहुत छोटा धारा है, जब छोटा करंट मापना हो तो किस यंत्र का उपयोग करते हैं हम? गैल्वेनोमीटर का। वेरी गुड। और जब कोई बड़ा धारा मापना हो तो एमीटर का मापते हैं। कभी कभी क्या होता है, तो जैसे कि आप बड़ा धारा मापना है आपको, और आपके पास आमीटर नहीं हो, पूछ देता है क्वेश्चन में कि बड़ा धारा मापना है आपको और आमीटर नहीं है। तो इस स्थिति में अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है तो धारा को आप किस प्रकार से मापेंगे? ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर एक लो रेजिस्टेंस का तार, अगर कम विद्युत जो प्रतिरोध का तार होता है, समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा तो वो आमीटर की तरह बिहेव करने लगता है। पूछ लेता है कि गैल्वेनोमीटर से जो है आमीटर कैसे बनाएंगे, कभी कभी होता है। तो लिखिए, ये लिख लिए ना? वही, कहाँ ध्यान रहता है। अच्छा, जो रोड, जो आप लोग ट्रांसफार्मर यूज होता है, कौन ट्रांसफार्मर रहता है? किस प्रकार का ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन। उसका काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का मेनली काम क्या होता है? वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। आप दिमाग ऐसे लगा लीजिएगा जैसे 11,000 आता है, नहीं आता 11,000, लेकिन हम लोग के सप्लाई में कितना आता है? 440 वोल्ट। हाँ, तो क्या क्या वोल्टेज को घटा दिया, लेकिन करंट को बढ़ा देता है वो। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का होता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिए। किरचॉफ का दो रूल बताए थे। पहला नियम किसको क्या कहा जाता है? केसीएल, करंट लॉ। और दूसरा कहा जाता है केवीएल, वोल्टेज लॉ। जो पहला नियम था वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। जंक्शन लॉ बताए थे कि कोई जंक्शन है, वहां से जितना धारा आएगा जाएगा सबका योग जीरो रहेगा, या नहीं तो जितना धारा आएगा और जितना धारा बाहर निकलेगा सभी आपस में बराबर होगा। दूसरा रूल बनाए थे वोल्टेज लॉ, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। ये ओम्स लॉ का ही जो है विस्तार है। जैसे ओम क्या बताया था किसी परिपथ के लिए? बताया था ना कि अगर कोई चालक तार है, इसके अगर भौतिक अवस्थाओं को क्या किया जाए, मतलब स्थिर रखा जाए, तो उससे प्रवाहित धारा और वोल्टेज एक दूसरे का समानुपाती होता है। वही बताया था ओम ने। किरचॉफ क्या इस परिपथ को बड़ा कर दिया। ठीक है, वही किरचॉफ नियम है, मतलब पिछला नियम। चलिए अब लिखिए। पहले लिख लीजिए उसके बाद लिखिए। लिखिए कि जब एक, लिखिए जब एक निम्न प्रतिरोध के, लिखिए ना ऐसे पॉइंट देके लिखिए ना तब। जब एक निम्न प्रतिरोध का तार, लिख लिए, गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो यह संयोजन आमीटर की तरह बिहेव करने लगता है, आमीटर की तरह व्यवहार करता है। हाँ, आमीटर, एमीटर। ये फिगर बना लीजिए। ये आई है धारा,
लिख लिए। जी से गैल्वेनोमीटर है। देखिए दूसरा एक और पॉइंट लिखिएगा इंपॉर्टेंट देखे ऐसे लिखिए। लिखिएगा जब, अब अगर आपको ऐसा पूछ दे, बना लिए, पहले पॉइंट लिख लीजिए उसके बाद ये बनाइएगा। लिखिए अगर आपको ये पूछ दे कि बताइए कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से किसको मापते हैं, किससे मेजरमेंट किया जाता है, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज होता है। ठीक है, लिखिए कि जब एक उच्च प्रतिरोध का तार, जब एक उच्च प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यह संयोजन वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करता है। हो गया, लिख लिए। हाँ ये फिगर बना लीजिए। अच्छा वो क्वेश्चन बताएगा आप लोग कि किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, यूनिट का। अच्छा पहले लिखिए बताइए। लिख लिए। अच्छा ये हाई रेजिस्टेंस का है। चलिए क्वेश्चन ये है आपका, इसको एच को स्मॉल लिखिए। ये जो किलोवाट आवर, इसका क्या होता है, किलो वाट आवर किसका मात्रक है, के डब्ल्यू एस का यूज जो है किसके मापने के लिए किया जाता है। हम्म, देखिए ये जो के डब्ल्यू एच, के किलो वाट आवर जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है, समझे। बहुत आदमी को लगते रहता है कि ये शक्ति का मात्रक है, ये ठीक है, शक्ति का नहीं है, ऊर्जा का है। अब देखिए आप इसका पूछ लेता है कि के डब्ल्यू एच का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अब देखिए आप इसको चेंज कीजिए, इसको लिखिए वन के, 1 किलोवाट आवर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक को किसी से गुना करिए भाग करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखिए। देखिए अब यहाँ देखिए 1 किलो को आप क्या लिख सकते हैं, अब जैसे 1,000 लिख सकते हैं आराम से, क्या कोई दिक्कत है। जैसे कि
1 किलोमीटर बोलते हैं, तो 1 किलोमीटर के लिए 1000 मीटर आप यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो वाट है, वाट किसका मात्रक होता है? वाट, वाट शक्ति का ना होता है। और वाट क्या होता है कि कार्य बटा टाइम होता है, यानी कि जूल अपॉन सेकेंड। और सेकेंड आदि घंटा का क्या होता है? टाइम को किस चीज़ में मेजरमेंट करते हैं? सेकेंड। आप देखिए, आप एक एक लिखे ना, तो 1 आवर बराबर कितना होगा? आप इसको सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा? यही होगा। अब देखिए, ये सेकेंड से सेकेंड क्या होगा? कट जाएगा। अब देखिए, अब ये कितना हो जाएगा? 3600 गुने 1000। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3600 गुने 10 के पावर 5। अब लिखिएगा इसके साथ जूल जरूर लगाइएगा, क्योंकि मात्रक लिखना जरूरी है। आप इसको देखिए, आप इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं, 3.6 गुने एक, यहाँ शून्य की संख्या क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो पूछता है कि एक KWH का वैल्यू कितना होता है, तो 3.6 गुने 10⁶ जूल, और ये ऊर्जा का मात्रक होता है। जैसे ये बोलते हैं ना कि इतना यूनिट हो गया, बोलते हैं ना आप लोग कि बिजली का बिल जो है इतना यूनिट, तो यही यूनिट होता है। 1 यूनिट के बराबर होता है 1 KWH। एक क्वेश्चन आता है आप लोग के न्यूमेरिकल में कि कोई 10 बल्ब है, 10 वाट का है, 10 घंटा जलता है, ठीक है, तो कितना यूनिट होता है? पूछता है ना कि 10 वाट का बल्ब है, 10 दिन 10 घंटा जला, तो कितना यूनिट के बराबर होता है? तो देखिए, यूनिट होता है सीधा वाट गुने आवर, गुना कर दीजिए, जितना संख्या है जितना दिन है सबको ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे में 1000 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए। तो अब आप आज से पूछेगा कि ये जो KWH है, किलो वाट आवर, किसका मात्रक है, तो क्या बताइएगा? ऊर्जा का। ठीक है, और इसका मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट लिखिए। जैसे यूनिट की संख्या पूछ लेता है ना कि कितना यूनिट हुआ नहीं हुआ, तो यूनिट की संख्या लिखिए। तो एन से सूचित करते हैं। देखिए, कोई चीज़ कितना वाट का है, ठीक है, तो वाट कितना घंटा जला, ठीक है, आवर। और इसके बाद देखिए कितना है उसको ऊपर में गुना करते जाएगा, जैसे 10 बल्ब है, 12 बल्ब है, तो उसका ऊपर में ही गुना कीजिएगा, बट्टा 1000। ठीक है, यही होता है यूनिट की संख्या एन बराबर। जैसे इसका एक, जैसे इसका देखिएगा, जैसे कोई बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, समझे, 100 वाट का बल्ब है, और अगर 100 घंटा तक जलता है, तो कितना यूनिट होगा? 100 वाट का कोई बल्ब है, और वो 100 घंटा तक जलता है, तो बोल देगा यूनिट की संख्या बताइए, तो क्या होगा? कोई ऐसे ले बल्ब ले लीजिए, एक बल्ब है, अब 1000 वाट का है, और कितना घंटा जलता है? 100 आवर।
तो यूनिट की संख्या पूछ लेगा तो क्या बताइएगा? कितना वाट का है? 1000 वाट का बल्ब है, 100 घंटा जलता है, तो पूछता है कि यूनिट की संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे होगा? तो सिंपल है, 1000 × 100 बटा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 यूनिट। यानी 100 यूनिट आप बिजली खर्च कर लिए पटना के हिसाब से। कितना, 9 रुपये कि 9.5 रुपये? पटना का अर्बन इलाका में आता है ना, नगर निगम का थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है। कैसे कैसे बिजली बिल है पटना का? 9.5। अच्छा चलिए, तो ये यूनिट की संख्या निकाल लीजिएगा। ओए, अब निकाल जाएगा। चलिए, अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट। हीट, उष्मा। अब देखिए, हीट हीट में क्या होता है, जैसे आप बाहर निकलते हैं, किसी व्यक्ति से पूछेगा, तो बोले, अब पूछेगा कि कितना टेम्परेचर हुआ है, तो कोई बोलेगा 20 डिग्री सेल्सियस, कोई 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कोई किसी का दिमाग रहेगा सनकल, बोलेगा कितना टेम्परेचर हो रहा है, तो केल्विन में बता देगा। ठीक है। कोई कुछ में बताएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप जो तापमान जो नपाते हैं, क्या चीज़, थर्मामीटर से। तापमान को मेजरमेंट किससे किया जाता है? थर्मामीटर से। तो वहाँ पे अमूमन सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का यूज होता है। क्या? फ़ारेनहाइट का होता है ज़्यादा। लेकिन बहुत सारी ऐसा चीज़ है जिनका आप तापमान केल्विन में मापते हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ देता है कि बताइए कौन ऐसा तापमान का यूनिट है जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर हो। नहीं पूछ देता है? जैसे कि 65वीं बीपीएससी में पूछ दिया था कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको सेल्सियस पैमाने पे कितना होगा ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, टेम्परेचर का बहुत सारा यूनिट होता है जो हम लोग, लेकिन एसआई यूनिट में टेम्परेचर को किस में मापते हैं? ताप का जो एसआई यूनिट है क्या है? केल्विन है। ठीक है। तो ऐसा नहीं, देखिए बहुत आदमी के दिमाग में सेल्सियस चलते रहता है, सेल्सियस मार के आ जाता है, क्योंकि अधिकतर हम लोग सेल्सियस का यूज करते हैं। उष्मा क्या है? तो हीट एक प्रकार की उष्मा है। हीट भी एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। देखिए, पानी, हवा, पानी, हवा, इस सब का जो फ्लो होता है, जो चलने का जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है। उष्मा का भी फ्लो यही होता है कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। बोलिएगा सर इसका एग्जांपल जैसे देखिए, आप क्या करते होंगे, जैसे बैग उग में क्या करते होंगे आप लोग, कभी कभी रोटी ला लेते होंगे और कोई गर्म चीज़ रखते होंगे उसके अगल बगल, जैसे कोई ठंडा बोतल रख देते होंगे, ठंडा बोतल और रोटी को साथ में रख देते होंगे। कुछ देर के बाद पता चलता होगा कि रोटी भी ठंडा गया ना। ऐसे समझिए, 1 कप गर्म पानी लीजिए। ठीक है। 1 बाल्टी ठंडा पानी लीजिए। ठीक है। तो क्या होगा? पानी ठंडा हो जाएगा, 1 कप पानी गर्म कर देगा कि 1 कप पानी को वो ठंडा कर देगा? जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है वही करता है। तो उष्मा का जब भी फ्लो होता है, जब भी बहाव होता है, वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ठीक है। उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा है। ये कैसे चलता है? उच्च तापमान से। अच्छा, उष्मा को जो मापा जाता है क्या चीज़ से मापा जाता है? जैसे तापमान को मापा जाता है क्या से? थर्मामीटर से। टेम्परेचर को क्या चीज़ से मापा जाता है? थर्मामीटर से। जैसे कि तापमान, तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। तो अगर पूछ दे कि उष्मा को क्या चीज़ से मापेंगे, तो उष्मा को मापा जाता है कैलोरीमीटर से।
लिखिए। अब देखिए हम बात करेंगे अभी टेम्परेचर स्केल के ऊपर, तापमान पैमाना के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर को हम क्या क्या चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, लिख लिए। हाँ, TMPER, एक मिनट एक मिनट। टेम्परेचर स्केल, अब देखिए दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, देखिए तापमान को मेजरमेंट करने के लिए अमूमन जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं वो चार चीज़ लेते हैं। एक लेते हैं सेल्सियस, एक लेते हैं फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। र्यूमर भी बहुत कम होता है, ठीक है, र्यूमर का भी यूज बहुत कम होता है। तो यही चार पैमाने के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जल के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। जल के ऊपर देखिए, पहले लेंगे सेल्सियस में, ठीक है, फिर फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, र्यूमर में। ये चार पैमाना हम लेंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। अब देखिए, आप जल के ऊपर बात करेंगे तो जल का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या? वो टेम्परेचर जिस पे पानी उबलने लगे उसको कहते हैं क्वथनांक, जिसको इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। फिर नीचे लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, उसको कहा जाता है जमाव बिंदु, जिस पे पानी जम जाए। अब बताइए कि पानी सेल्सियस में देखेगा तो पानी जो है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे खौलता है? 100 डिग्री पे। 100, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलता है। पानी जो जमा रहता है वो रहता है 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फिर बात करेंगे फ़ारेनहाइट के ऊपर। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में देखिए 32 फ़ारेनहाइट पे पानी जमा रहता है और 212 फ़ारेनहाइट पे पानी उबलने लगता है। फिर केल्विन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख लीजिए और अच्छा रहेगा।
ऐसे जैसे लिख, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि जैसे आप लोग को क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य का जो तापमान होता है बताइए, तो क्या बताते हैं आप? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका तापमान अगर पूछ दे आप लोगों से, कितना होता है? क्या बोलते हैं? 37 डिग्री। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति ये बोले कि हमारा जो है तापमान 310 डिग्री केल्विन है, तो क्या वो गलत बोल रहा है? अगर तीसरा व्यक्ति ये बोले कि हमारा हमारा टेम्परेचर जो है 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट है, तो क्या वो गलती बता रहा है? सही बता रहा है। मतलब कहने का एक ही बात को आप अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। जैसे कि कोई बोल रहा है कि हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं, दूसरा आदमी बोलेगा नहीं, हम 1000 मीटर जा रहे हैं। ठीक है, तो यही देखिए। फॉरेन केल्विन में देखिएगा तो 273 केल्विन। देखिए इसका पूरा मान दशमलव में होता है, दशमलव का तामझाम यहाँ नहीं रखेंगे, नहीं याद होगा। 273 केल्विन पे पानी जमा रहता है, 373 केल्विन पे पानी बॉइलिंग होने लगता है कितना। फिर र्यूमर का बात होता है, तो 80 र्यूमर पे जो है पानी बॉयल होता है, और 0 र्यूमर पे र्यूमर होता है। पहले ये लिखिए, उसके बाद आपको अभी बताएंगे कन्वर्जन कैसे करिएगा। र्यूमर एक टेम्परेचर की इकाई है, जैसे कि आप सेल्सियस में मापते हैं ना ताप को। तो एक और होता है रैनकैन, लेकिन रैनकैन नहीं पूछता है। रैनकैन का भी यूज होता है टेम्परेचर मापने के लिए। तो ये सब टेम्परेचर को मापने का चीज़ है। आप देखिए, ये पूरा समझ में आ रहा है कि पानी का बॉइलिंग 100 सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस, जीरो, इतना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है ना, इसको एक फार्मूला बना लेना है जिससे आप कहीं भी टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में, चाहे केल्विन से फ़ारेनहाइट में, चाहे फ़ारेन से रेनकैन में, कैसे भी यूज कर सकते हैं। कोई में किसी से कन्वर्जन हो सकता है। इसके लिए देखिए, अच्छा, सेल्सियस तापमापी जब आप देखे होंगे, सेल्सियस तापमापी तो देखे होइएगा, जैसे थर्मोमीटर देखे होंगे, तो इसके बीच में ऐसे ऐसे रहता है, लाइनिंग लाइनिंग रहता है कि नहीं, लाइनिंग लाइनिंग लाइनिंग। तो देखिएगा जो सेल्सियस वाला तापमापी रहता है, पूछ देगा कि उसमें जो है कितना अंतर होता है, इसे कैसे, कितना अंतर। तो 100 का। जो फ़ारेनहाइट वाला होता है उसके अंदर, इसके बीच में अंतर रहता है 180 का, और इसके बीच में 100 का, इसके बीच में 80 का। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब तापमान को हम लोग कैसे क्या करेंगे, देखिए अभी ये देख रहे हैं। अगर हम क्या बोले कि अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे तो 100 डिग्री सी भी कोई बोलेगा, कोई फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन या 80 रोमर बोले, कोई दिक्कत नहीं है। बात एक ही है। हमको एक फार्मूला बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट बराबर केल्विन बराबर रूमर, ये चारों को बराबर करेंगे। आप बराबर कैसे, देखिए सबसे पहले ये जितना आप, जितना का अंतर है सबको नीचे में रख दीजिए। रख लिए। फिर देखिए टेम्परेचर का कन्वर्जन कैसे होता है। सबसे पहले सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रूमर, चारों को हमको बराबर करना है, तो पहले बराबर बराबर लिख लिए। नीचे में क्या करेंगे हम लोग, तो अंतर, सॉरी यहाँ पे 100 होगा ना, नीचे में क्या करेंगे, जितना डिफरेंट है उसको बट्टा में लिखेंगे। आप इसको क्या करेंगे, ऊपर में माइनस, जो नीचा है उसको करेंगे, तो C-0, F-32, K-273,
देखिए पहले फार्मूला बनाना सीख लीजिए। इतना तक में कोई दिक्कत? सीख गए ना। यहाँ पे जल के परिप्रेक्ष्य में हम बात किए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे फ़ारेनहाइट में 212 और 32, केल्विन में 373 और 273, रूमर में 80 और 0। फिर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मान टेम्परेचर को हम चेंज कैसे करेंगे देखिए। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको चारों को बराबर करना है। तो चारों को लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे, के लिख लेंगे, आर, चारों को बराबर कर लेंगे। इसके नीचे में क्या करेंगे, इसके अंतर से भाग दे देंगे, जितना इसके दोनों के बीच का अंतर है सबसे भाग दे देंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, ऊपर में ये जितना का ये जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला है सब माइनस कर देंगे। जैसे देखिए C-0, F-32, K-273 और R-0। यही फार्मूला हो जाता है टेम्परेचर कन्वर्जन का। अब इस पे यूज कैसे होगा अब बताते हैं। इसको और अच्छे ढंग से कैसे आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आप अच्छे ढंग से ऐसे लिखेगा कि C/100 F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R/80। यही होता है टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला। और देखिए इसका यूज कैसे होगा अभी न्यूमेरिकल बताएंगे, दिन चार समझ में आ जाएगा। आप इसको छोटा और कर सकते हैं। देखिए ये सब जो है ना कट सकता है। देखिए इसको काटिएगा, 20×5 100 हो जाएगा, ये 20×180 हो जाएगा, 20×5 100, 20×4 80। जैसे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये सभी फार्मूला टेम्परेचर कन्वर्जन का है। अब इसका यूज कैसे करेंगे तो अब भी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा जब न्यूमेरिकल इसका देखिएगा। लिखिए पहले, अब देखिए एग्जाम्पल इसका न्यूमेरिकल बनाइए। जैसे कि फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर दिया है, फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। जैसे कि देखिए ओ हीरो, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको सेल्सियस में कितना होगा वो बताना है। तो कैसे करना है देखिए, ये फार्मूला समझ में आया। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए हमको उष्मा के बारे में पढ़ रहे थे। उष्मा को मापा जाता है कैलोरीमीटर से। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, उसका जो फ्लो होता है, जो बहाव होता है, हमेशा प्रीवियस ईयर है शायद तुम बनाया होगा इसीलिए, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, इसलिए उसको याद होगा, इसीलिए 40 मार दिया। अब देखिए बन गया। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या चीज में पूछ रहा है। अभी जो हम लोग टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, C/5 बराबर F-32 बटा कितना था 9 बराबर K-/5 बराबर R नहीं था, R/4। ये नहीं नहीं, ये फार्मूला था हमारा, ये फार्मूला है मेन फार्मूला। अब हम क्या चीज, दो चीज में रिलेशन पूछा है, सेल्सियस में और किसके बीच, फ़ारेनहाइट। तो F-32/9 यही दोनों के बीच में पूछा है ना। अब पूछ देता है कि डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री है तो बताओ केल्विन में कितना। तो इसका और इसका लेते, क्योंकि ये चारों आपस में बराबर है, तो चारों को कैसे जैसे मन होता है वैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको पूछा है डिग्री फ़ारेनहाइट में दे दिया है, और पूछा किस में है, सेल्सियस में। तो देखिए
अब हमारा सेल्सियस के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो सेल्सियस को जैसे है वैसे रखेंगे, C/5 डिग्री सेल्सियस लिखे। अब देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कितना मान दे दिया है, 104 फ़ारेनहाइट, वही 104 दिया था ना, -32/9, क्योंकि अभी फ़ारेनहाइट का मान दे दिया था ना, कितना टेम्परेचर दिया था, 104 फ़ारेनहाइट दिया था ना, तो फ़ारेनहाइट के जगह पर क्या बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए C/5, आप 104 में से 32 घटाइए, 72/9, तो ये कितना हो जाएगा, 8। C बराबर कितना होगा, 40। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि अगर देखिए, अगर फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर 104 है तो सेल्सियस पैमाने पे क्या हो जाएगा, वो 40 डिग्री सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए। देखिए एफ बराबर दिया था 104, ठीक है, तो सी बराबर आपको निकालना था, यानी फ़ारेनहाइट में दे दिया था 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने पे पूछ रहा था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग तुरंत बना के बताइए। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। आप इसको आप लोग को बताना है केल्विन पैमाने में कितना होगा, केल्विन पैमाने पर कितना होगा। कोई आंसर नहीं बताएगा, बनाएगा, क्योंकि बहुत को याद है ही, तो ऐसे बता देगा, तो इसीलिए केल्विन पैमाने पे कितना होगा तो बताना है। अगर तापमान जो है सेल्सियस पैमाने पे दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन पैमाने पे कितना होगा सो बताना है। ऑनलाइन ऑनलाइन वाला सब बताओ कितना भाई, सही से बनाओ। सेल्सियस पैमाने पे दिया है कितना, 37। 310 किस किस का आया है, चलिए आपका, इसको बोले थे कि नहीं बोलने के लिए, नहीं ना आपको नहीं, आप तो सबसे पहले बता दिए, आपका तो सही होगा। चलिए आप देखिए, हमको यहाँ क्या चीज़ का यूज करना है, सेल्सियस और केल्विन का, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, C/5 बराबर K-, अब क्या किसके बारे में दिया हुआ है, सेल्सियस पैमाने, ये 5 से तो 5 सीधा, तो अब देखिए 37 बराबर क्या हो जाएगा, K-273, तो K बराबर क्या हो गया, 273 प्लस 37, 310 ना। चलिए एक चीज यहाँ समझ में भी आ गया, अगर कोई चीज सेल्सियस पैमाने में जितना टेम्परेचर दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है, अगर केल्विन में पूछे सीधा जोड़ दीजिए, नहीं ना, अगर अगर आपको नहीं पता है फार्मूला, तो अगर सेल्सियस पैमाने में जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में पूछे सीधा 273 ऐड कर दीजिए। जैसे पूछ दिएगा 42 डिग्री C टेम्परेचर है तो केल्विन पैमाने पर बताओ, तो 42 को जोड़ दीजिए सीधा, कितना में 200, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। आपको जहां पूछे उल्टा पुल्टा कुछ करके पूछे, अब पूछे आपको कि र्यूमर में बताइए तो र्यूमर में बता दीजिएगा, जिसका वैल्यू जितना दिया हुआ है रखिए बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन बताइए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर वो आपको एक पैमाना बताना है जिसमें दोनों का वैल्यू सेम आएगा। आप बोलना नहीं है, बना के दिखाओ, मतलब ऐसा आपको एक वैल्यू बताना है कि जिस पे सेल्सियस पैमाने पे भी सेम रहे और फ़ारेनहाइट पैमाने पे भी सेम रहे। देखिए इसको ऐसे कीजिए, सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट दोनों सेम किस स्थिति में आएगा, वो कौन सा वैल्यू है, कौन सा मान है, ठीक है, बताना है। सेल्सियस डिग्री C और डिग्री फ़ारेनहाइट किस मान के लिए बराबर होगा। बहुत आदमी को तो याद भी होगा ये, वन लाइनर में रटे होंगे। आप देखिए बन जाएगा यहाँ पे,
अभी क्वेश्चन क्या आया आपको कि किस पैमाने पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होगा। हमको कुछ नहीं पता है, ना यहाँ पे वैल्यू दिया है ना कुछ दिया है नहीं दिया है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पहले हम रिलेशन लिख लेंगे चुपके से। सी बटा क्या होता है फ़ारेनहाइट में, एफ माइनस बट्टा 9। ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या बोले हैं कि वैसा वैल्यू बताए जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर। हमको कुछ नहीं पता है तो मान लेते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए कोई मान एक्स है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसके लिए कोई एक्स मान लिए, माना कि मान लिए कि एक्स मान है, हमको नहीं पता एक्स टेम्परेचर है, एक्स टेम्परेचर पर दोनों बराबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा एक्स को पुट कर देंगे। आप सी के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स। एफ के जगह पर क्या रखेंगे, एक्स। बन तो गया। ये हो जाएगा कितना, 9x बराबर हो जाएगा कितना, 5x माइनस 32 पंजे कितना होता है, 5 दूना 10 के जीरो हाथ में 1, 3 पंजे 15, 1 16, 160। अब देखिए इसको जो इस साइड कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस, नहीं नहीं प्लस होगा ना, इसे प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, -60। तो x बराबर कितना निकलेगा, -160/4 यानी कि -40। तो देखिएगा ये वन लाइनर में आ जाता है कि -40 डिग्री टेम्परेचर पे जो है, -40 डिग्री टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है। पता है ना, वन लाइनर में पढ़ते होंगे कि -40 डिग्री टेम्परेचर पे, -40 डिग्री टेम्परेचर पे आ? आपको अब जैसे पूछे आप निकाल सकते हैं। तो इस बात को आप इस बात को लिख लीजिए, लिखिए ये पॉइंट देखिए, लिखिए, लिखिए -40 डिग्री वह एक और पूछेंगे आप लोगों से, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। लिखिए -40 डिग्री वह तापमान है जहां -40 डिग्री वह तापमान है जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। लिख लिए। अब आप कुछ हो देगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं मनुष्य के ऊपर। मनुष्य में भी कौन, स्वस्थ मनुष्य। अब स्वस्थ मनुष्य, सेल्सियस में मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए 36.9 होता है रियल में, अब उसको 37 लिखे। सेल्सियस में 37, केल्विन में कितना, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, फोर ने। उसके बाद केल्विन में कितना होता है, तो देखिए 37 डिग्री सी है, उसको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, सीधा तामझाम 273 जोड़ दीजिए तो 310 केल्विन। तो ये मनुष्य के टेम्परेचर है अलग अलग पैमाना पे, तो लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि क्वेश्चन ये पूछ दे कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर जहाँ पे फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों बराबर आ जाए। हाँ तो वही, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। लेकिन उसका मान आएगा 574.25। ठीक है, 574.25 ये पैमाना होता है जिस पे केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो इस ये पॉइंट लिखने के बाद आप लोग लिखिए, लिखिएगा कि 574
25, हाँ स्टार मार्क करके लिखेगा 574.25, वह एकमात्र तापमान है तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान समान होता है, जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान समान होता है। प्रियंका कुमारी लिख रहे हैं 310। ऑनलाइन वाला सब सो जाता है, उठता हो क्वेश्चन पूछा है सर 310 चिपका दिए। ऑनलाइन में देखते रहता है वजह से ना। चलिए ये हो गया। अच्छा बताइए, इस दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे न्यूनतम तापमान कितना होगा जिससे न्यूनतम का आप लोग अपेक्षा नहीं कर सकते हैं? 0 डिग्री केल्विन। 0 केल्विन, उससे न्यूनतम नहीं हो सकता है। लिखिए, पूछ लेगा कि न्यूनतम संभव तापमान, ठीक है। तो न्यूनतम संभव तापमान जो होता है इसको 0 केल्विन कहा जाता है। अब उसको तुम लोग को सेल्सियस में बदलने के लिए बोल दिया जाए तो होगा कि नहीं होगा? बदल लोगे? बोला नहीं। 0 केल्विन को सेल्सियस में नहीं बदल पाओगे? नहीं समझ में आएगा? अरे वैल्यू आएगा ना, कुछ तो आएगा ना, माइनस में आएगा ना टेम्परेचर। तो आएगा कि नहीं आएगा, बोल रहा है कि नहीं आएगा? लिखो, न्यूनतम संभव तापमान जिसको कहा जाता है परम शून्य तापमान, 0 केल्विन। अच्छा उसको सेल्सियस में चेंज कीजिएगा तो कितना आएगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। 273, ये सेल्सियस में आ जाएगा। इसी को आप फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिएगा तो 459.67, ये भी माइनस में आएगा, ये फ़ारेनहाइट में। ये न्यूनतम संभव तापमान है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन, सेल्सियस में इतना, फ़ारेनहाइट में इतना। मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर पूछ देगा तो कितना मारिएगा? मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन, -273 इतना, फ़ारेनहाइट में पूछे तो इतना। चलिए, इसी को कहा जाता है परम शून्य तापमान, इसी को न्यूनतम संभव तापमान, इसी को कहा जाता है परम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। परम शून्य तापमान को इंग्लिश में कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या न्यूनतम संभव तापमान। तो पूछ लेता है कि कितना मान होता है तो बना दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेन है, इसका कन्वर्जन पूछ देता है कि कितना डिग्री पे कितना, तो वो याद रखना है। देखिए, जल जल जो है ना, जल के बारे में हम लोग दो तीन बात पढ़ेंगे। एक तो जल का अलबेला सा व्यवहार। देखिए, अलबेला काहे बोलेंगे, किसी को हम लोग अलबेला काहे बोलते हैं? जैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, हम लोग का एक समान बिहेव है। इसी में कोई जो है आपके सोते वक्त कुछ और करे, जागते वक्त कुछ और करे, तो बोलेगा ये अलबेला आदमी है। जैसे जोकर ना, जोकर का काम रहता है कुछ से कुछ करते रहता है। जल का भी यही काम है, ठीक है। जल के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी आयतन। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जैसे जो डल झील, जैसे ठंडा प्रदेश में जो झील होता है उसके अंदर मछलियाँ जीवित कैसे रहती है।
नहीं पूछता है? ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है, हीट से ही रिलेटेड है। एक, जल ऐसा चीज़ है ना कि वो ठोस में भी रहता है, द्रव में भी और गैस में भी। तो पूछ देता है कि वह कौन सा पॉइंट है, वह कौन सा दाब है और कौन सा टेम्परेचर है जिस पे जो है जल जो है तीनों अवस्था में पाई जाती है। उसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर। कभी कभी इसका टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो लिखिए ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर। जल का त्रिक बिंदु, मतलब जल का त्रिक बिंदु कहने का मतलब वो दाब और वो तापमान जिस पे जल जो है ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में, तीनों अवस्था में रहे। ठीक है, जल का त्रिक बिंदु लिखिए, लिखिए एक लिख लीजिए। जल का त्रिक बिंदु कहने का मतलब लिख लीजिए, एक ऐसी दाब जिसको कहा जाता है प्रेशर, एक ऐसी दाब प्रेशर और टेम्परेचर। लिखिए एक ऐसी दाब, प्रेशर और टेम्परेचर यानी तापमान जहां जल, लिखिए जहां जल तीनों अवस्था में रह सकता है। वो दूसरा चीज बता रहा है तुम, वो डेंसिटी और वॉल्यूम का होता है, वो अभी नहीं आया है, वहां पे आएंगे। लिखिए त्रिक बिंदु में क्या लिखे, एक ऐसी दाब और ऐसी ताप जहाँ पे जल तीनों अवस्था में रहे, उसी को क्या कहा जाता है, जल का त्रिक बिंदु। तो लिखिए टेम्परेचर में लिख लीजिए, टेम्परे अगर सेल्सियस में पूछे तो लिखना है -0.01 डिग्री सेल्सियस, -0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर उसी को कैल्विन में पूछे तो 273.16 कैल्विन। ओए, केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क कर लिख लो, केल्विन कभी भी अगर माइनस में आ गया तो ऑप्शन को पहले काट लो, ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। केल्विन का मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये आज के बाद आप लोग याद रखना है, केल्विन कभी निगेटिव नहीं होगा। देखिए केल्विन का उतना मान होता है 273.16 के। और अब दाब भी पूछ लेता है कि वो दाब कितना होता है, 600 पास्कल। दाब कितना होता है, दाब का मान पूछ दे तो 600 पीए का मतलब हो जाता है पास्कल। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन बट्टा केजी स्क्वायर, या मीटर जो भी को ले, न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर कुछ हो। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब को मापा जाता है किसमें, पास्कल में, पास्कल। पास्कल को ही आप ऐसा देखिए, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर। तो पास्कल को पास्कल बोलिए या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, वायुमंडल जो आप लोगों पे दाब लगाता है वो किस में मापते हैं आप लोग, वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, बायरोमीटर में मापते हैं। तो आप पे जो एक वायुमंडलीय दाब लगता है वो कितना होता है, कितना होता है पता है, 101.325 पास्कल, 101.325 पास्कल। देखिए कितना प्रेशर आप पे लगता है, एक वायुमंडलीय दाब इतना होता है वैल्यू, उसको याद नहीं रखना है। एक
एटमोस्फेरिक जो होता है प्रेशर, वो इतना वैल्यू होता है उसका, 101.325 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, और देखिए कितना कम है इसके अपेक्षा में, 600 पास्कल। तो त्रिक बिंदु समझ में आया। चलिए, नहीं नहीं, 101.325 पास्कल है। ये एक एटीएमएस लिख लीजिए। एटीएम एक, एक वायुमंडलीय दाब का मान है, एक लिख ऐसे लिख सकते हैं। एक वायुमंडलीय दाब, दाब को लिखा रहा है बार। दाब कितना है? 101.325 पास्कल। अब हम लोग थोड़ा प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, दाब के ऊपर, क्योंकि अभी यहीं से जो है आपको बहुत क्वेश्चन बनेगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, पहाड़ पे चढ़ते समय नाक से खून क्यों आता है, हाँ, पेन उन जो ले जाते हैं ऊपर, उसमें से जो है उसका इंक जो है बाहर क्यों आ जाता है, सब प्रेशर का कमाल है। अच्छा, इससे पहले एक बात, आप लोग सी लेवल सुनते होंगे, समुद्र का सतह, ये क्या होता है? बोलता है कि दिल्ली का दूरी समुद्र के सतह से इतना है, बिहार का दूरी समुद्र के सतह से इतना है, चेन्नई का दूरी समुद्र के सतह से इतना है। ये समुद्र सतह क्या होता है, सी लेवल क्या होता है, बताइए। निचला स्तर, पकड़ो, निचला स्तर से मापा जाता है। देखिए, कोई भी चीज को सी लेवल से काहे मापा जाता है, कभी गौर किए हैं? देखिए, सी लेवल, जैसे देखिए ये समुद्र है। अब देखिए, जो फर्श होता है, अब फर्श में कहीं ऊंचा नीचा कुछ भी होता है, लेकिन देखिए आप, जो कहीं से पानी भरा रहता है उसका देखिएगा लेवलिंग सेम रहता है, लेवल सेम नहीं रहता है। तो इसी लेवल सेम रहने के कारण जो है, किसी चीज को चाहे आप उसको डिस्टेंस में मापना होता है, चाहे उसका ऊंचाई मापा जाता है, तो सी लेवल से, समुद्र लेवल से का है, क्योंकि समुद्र के सभी सतह का पे जो है वहां से मापिएगा तो एक जैसा ही, आपको ऐसा नहीं, आपको पता चला कि हम रोड से माप रहे हैं तो यहाँ पर कहीं गहरा है और कहीं पे ऊंचा है। तो गहरा ऊंचा होने के कारण जो है किसी को सतह से दूरी नहीं मापा जाता है, समुद्र लेवल से मापा जाता है, ताकि उसका मेजरमेंट सही हो। समझे? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऊपर जाते हैं, जैसे पता ही नहीं चल रहा ना। लीजिए, देखिए ये समुद्र है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ समुद्र के ऊपर सतह से ये कोई पहाड़ है, माउंटेन। माउंटेन मतलब क्या होता है? पहाड़, देखिए। अब सी लेवल से क्या होता है, देखिए, सी लेवल से जब आप ऊपर जाइएगा, ठीक है, तो आपके ऊपर जो प्रेशर होगा, आपके ऊपर जो दाब लगेगा, वायुमंडलीय दाब लगेगा, वो कम होते जा रहा है ऊपर, ठीक है। जब भी आप सी लेवल से, समुद्र के सतह से ऊपर जाइएगा, तो आपके ऊपर जो दाब लगता है वो कम होते जाता है धीरे धीरे, ठीक है, इतना बात। अगर आप पूछ दे कि आप समुद्र के अंदर जाइएगा तब क्या होगा, देखिए, जैसे कि समुद्र के सतह पे एक बचवा यहाँ पे खेल रहा है और एक बचवा को यहाँ भेज दीजिए। अब बताइए, इन दोनों में से किसके ऊपर ज्यादा दाब लगेगा? इस पे लगेगा दाब कि इस पे ज्यादा लगेगा? इस पे लगेगा, इस पे, हाँ।
उल्टा हो जाता है। जब आप सी लेवल से, समुद्र सतह से ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर कम होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप समुद्र के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो आप जितने गहराई तक जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए कभी कभी क्या हो जाता है, नदी सब में देखते होइएगा कि आप ज़्यादा नीचे चल जाते हैं तो नीचे ही रह जाते हैं, क्योंकि प्रेशर नीचे की ओर काम करता है, काम तमाम, तो प्रेशर लग जाता है ऊपर। यहाँ पे प्रेशर का रिलेशन समझे क्या? जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, लेकिन समुद्र के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़े, ठीक है। चलिए, इस पे बहुत सारा चीज़ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऊपर जाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे जाइएगा तो प्रेशर घटेगा। चलिए, अब देखिए कि वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको किस चीज़ से मापा जाता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर में जो है ना, अचानक गिर जाए तो क्या हो जाएगा, पूछता है ना कि वायुमंडल का जो है, वायुमंडल के जो ये जो मशीन होता है बैरोमीटर, अगर वो अचानक गिर जाए तो क्या होगा, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो क्या होगा, वायुमंडल साफ होने का प्रतीत होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लिख लीजिए कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, रक्त बीपी को किससे ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड ब्लड प्रेशर को जो है एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर का क्या यूनिट होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है, एक नॉर्मल जो स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है भाई? 120/80। ये तो बोलना ही है, उसके साथ इसका यूनिट mmHg। ये लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे ही पूछता है। mmHg इसका यूनिट है। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर को दिखाता है। अच्छा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक का बात कर रहे हैं, इसको बोला जाता है सिस्टोलिक, इसको बोला जाता है डायस्टोलिक। तो वो अलग है, बायो में पढ़िएगा। चलिए, अब लिख लिए ब्लड प्रेशर को। अब लिखिए, पूछता है कि वायु की सापेक्षिक आर्द्रता, नहीं पूछ लेता है कि, लिखो, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। यहाँ पे वायु की सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, लेकिन पूछ दे कि जल की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइड्रोमीटर से, क्योंकि जल हाइड्रो, तो वहाँ हाइड्रोमीटर लिख लीजिए कि द्रवों के सापेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अथा वायु की जो चाल होती है एयर की, वो किस चीज़ से मापा जाता है? वायु की गति को किस चीज़ से मापा जाता है? एनीमोमीटर से। हाँ, तो ये भी लिख लीजिएगा, वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है।
एनीमोमीटर, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन आप लोगों का है कि ऊंचे पहाड़ पे जो है हम लोग का खाना जो है लेट से क्यों बनता है, ठीक है। तो लिखिए, देखिए एक संबंध होता है प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से, बीपी का बॉइलिंग पॉइंट का, वो समानुपाती होता है, अभी समझ में आ जाएगा। लिखिए, लिखिएगा कि ऊंचे पहाड़ों पर, चढ़ते समय नहीं, ऊंचे पहाड़ों पर खाना, ऊंचे पहाड़ों पर खाना खाना देर से इसीलिए पकता है, लिखाइए देते हैं क्वेश्चन का, इसी में लिख लीजिए। देर से इसीलिए पकता है क्योंकि वहाँ दाब के गिरने से, यानी कि प्रेशर के कम होने से, दाब के गिरने से दाब के गिरने से, लिख ले, दाब के गिरने से क्वथनांक का मान गिर जाता है। हम्म, गिर जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलना शुरू कर देता है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलना शुरू कर देता है। अब देखिए होता क्या है अमूमन कि जैसे कि अभी कोई प्लेन एरिया है, समतल सतह है, तो अभी कोई चीज़ को, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होते रहता है। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब पानी बॉयल होने लगे, ठीक है, उसके बाद उसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर स्थिर हो जाता है। होता क्या है, तो वो पानी वेपर बनने लगता है, वाष्प के रूप में ऊपरने लगता, ऊपर होने, हम लोग के दिमाग में परसेप्शन ये रहता है कि पानी को जितना खौलाएंगे उतना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी एक बार खौल गया जिस टेम्परेचर पे, वो उस टेम्परेचर पे ही स्थिर रहता है, उसके बाद पानी का टेम्परेचर न बढ़ता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा वो आगे नहीं बढ़ता है उसी पे। समतल सतह पे क्या अमूमन देखा जाता है कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरुआत करता है। लेकिन जब पहाड़ पे जाते हैं, तो पहाड़ पे भी बताया है कि जब ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होते जाता है। जब दाब आपके ऊपर कम होगा तो पानी जो होता है, ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस के वजह 85, 86, 80 इतना ही डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। अब आपके दिमाग में सर पानी यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो खाना तो यहाँ बन जाना है। ऐसा नहीं है। कभी कभी आप गौर किए होंगे कि तेज लौ पे खाना मतलब सीझबे नहीं करता है ना, ये होता है। देखिए, हीट जितना तगड़ा रहेगा ना, हीट जितना तगड़ा लेगा, ज्यादा लेगा, हीट कोई भी चीज को बॉयल करने में जितना ज्यादा लेगा, वो जल्दी खाना बन जाएगा, ठीक है। और आप कम समय में लिया और उधिया दिया, तो ऐसा नहीं है। 80 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लगता है, पानी सिर्फ बॉयल होने लगता है, समझे। इसीलिए इस दिमाग में परसेप्शन नहीं रखना है। तो ऊपर जाने से अगर प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर गया कम, ऐसे तीर का नहीं, प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बीपी भी कम होगा, ये संबंध होता है, ठीक है। इसी का उल्टा होता है, अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए कुकर में खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए बॉयल होते रहता है और ये जो उसका वाष्प होता है ऊपर, मतलब बाहर नहीं निकलता है, वो टकरा टकरा का वापस आते रहता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। तो यही
प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट। अब देखिए, जहाँ देखिए एक जैसे एक पतीला में आप चावल बनाइए, चावल तो उसके लिए टेम्परेचर अमूमन ज़रूरत होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप कुकर में बनाइएगा चावल, उसके लिए टेम्परेचर कम से कम 120 डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्योंकि वो खोलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, प्रेशर कुकर वाला पूछता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसीलिए पकता है क्योंकि क्योंकि वहाँ दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। यानी कि एक रिलेशन हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि अगर दाब यानी कि प्रेशर दाब सीधा समानुपाती किसका है? बॉइलिंग पॉइंट का, जिसको कहा जाता है क्वथनांक। यानी कि दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, अगर दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। तो पहाड़ वाला एग्जांपल याद रखना है। जैसे कि पहाड़ पे आपको ये भी पूछेगा नाक से खून निकलता है तो क्या चीज़, वही दाब के घटेगा, जैसे घटेगा तो देखिए, जैसे कि होता क्या है अमूमन कि देखिए हम लोगों पर जो अभी समतल सतह पे है, तो यहाँ पे देखिए कि एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम मान लिए कि समतल सतह पे 10 बार जो वायुमंडलीय दाब, उसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, बार से। तो अभी जो समतल सतह पे हमको 10 बार का दाब हम पे अभी लगा हुआ है, ठीक है। 10 बार का दाब लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब पे लगा। हम ऊपर जब जाते हैं तो देखिए हमारा बॉडी का जो प्रेशर है वो हमेशा फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है। बॉडी का जो प्रेशर है, जो आपका ब्लड प्रेशर जो बीपी है, वो फिक्स रहता है। वो होता क्या है कि हम लोग को समतल सतह पे ब्लड बाहर इसलिए नहीं आता है क्योंकि जितना हमारे बॉडी के अंदर दाब है, उसके बराबर दाब हमको वायुमंडल लगाता है, तो दोनों बैलेंस रहता है, इसीलिए कुछ बाहर नहीं आता है, ठीक है। नहीं तो पता चला कि वायुमंडलीय दाब का आपका लीवर, किडनी, फेफड़ा सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके बॉडी में जितना दाब है, जितना प्रेशर है, उसके बराबर वायुमंडल आप पे प्रेशर क्रिएट करता है, उसके कारण जो है आपका ब्लड बाहर नहीं आता है। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। तो आपके बॉडी का दाब तो वही है, प्रेशर तो वही है, जैसे 10 बार है तो 10 बार है, ठीक है। ऊपर जब जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो अभी 10 समतल में 10 बार वायुमंडलीय दाब भी और बॉडी का भी दोनों बैलेंस का भी, कोई बाहर ताहर निकलने का कोई सीन नहीं है। जब पहाड़ पे गई तो वायुमंडलीय दाब घट के हो गया 4 बार, 6 बार सीधा कम हो गया। तो हमारा जो ब्लड है, अब देखिए अभी बताए हैं जो हवा और पानी जो कहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है, पता है ना। तो हमारा जो ब्लड है वो बाहर की ओर निकलना चाहेगा, इसीलिए देखिएगा। और निकलता कहाँ से, ज़्यादा नाक से, क्योंकि नाक का जो वेसल्स होता है बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए नाक से ब्लड आ जाता है। तो मेन खेला जो है प्रेशर का खेला है, समझ गए। तो प्रेशर जब ये वायुमंडलीय दाब वहाँ कम होगा, शरीर के अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। और कभी भी हवा और पानी जो जाता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से कम की ओर, इसीलिए नाक से खून सब आ जाता है। एक और बताए थे सेंटर ऑफ मास, गति चैप्टर में बताए थे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी वस्तु का जो संपूर्ण भार जिस बिंदु पर रहता है, जैसे मनुष्य का जो संपूर्ण भार है कहाँ केंद्रित रहता है, नाभि में, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कि आप लोग कुछ भी उठाते पुठाते होंगे तो जैसे देखिए बाल्टी में पानी भी उठाते होंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ को उठा लेते होंगे, क्योंकि आपका भार जो है इसके इर्द गिर्द रहता है, सेंटर ऑफ मास के।
तो पहाड़ पे एक कंसेप्ट सब लगता है। चलिए, एक चीज़ और किए होंगे आप, कोई भी चीज़ बॉइलिंग करते हो, चाहे आलू, अंडा या कुछ भी, ठीक है, खास करके, तो उसमें आप एक चुटकी नमक मिला देते होंगे। ये काहे करते हैं नमक मिला? क्योंकि नमक मिलाने से क्या होता है, तो जो दाब होता है उसका बढ़ जाता है, ठीक है, उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, तो ये दो पॉइंट है, ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कल इसको करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या और पढ़ना है हमको। इसमें जो हीट है, हीट का फ्लो जो है तीन माध्यम से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। पढ़े है ना? जैसे कि सूर्य की जो प्रकाश धरती को गर्म करता है, पूछता है किस माध्यम से गर्म करता है? विकिरण से। केतली में जो चाय आप लोग गर्म कर लेते हैं, किस माध्यम से? संवहन से। ठीक है। एक लोहा को आप लोग भट्ठी में गर्म करते हैं, चालन से। सबसे मोस्ट एग्जाम्पल कैसे पढ़ेंगे, जैसे चार पांच दोस्त हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये बेंच पे चार दोस्त हैं, चाहे ये तीन है, ये तीन है, आप तीन को टॉफी देंगे, मतलब इसको तीन को टॉफी पकड़ा देंगे, तो आप बोलेंगे कि सब में डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे करना है? अब देखिए तीनों यहीं पे बैठल है, तो ये क्या करेगा, इसको धरा देगा, ये इसको धरा देगा। अब तीनों वहीं पे बैठल है, लेकिन टॉफी का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, अपने जगह पे रह के टॉफी बटा रहा है, चालन, मतलब उसका अनुगति नहीं कर रहा है, तो चालन। ठीक है। संवहन में क्या सीन है, संवहन में जैसे इस बिचला को उठा दिए, तो अब क्या कर, उसको थोड़ा उठ के जाना पड़ेगा ना, लो, तो उठ के जाना पड़ेगा, तो संवहन में यही होता है, अनुगति करता है। विकिरण में क्या होता है ना, बीच में कोई नहीं रहता, जैसे हमको इसको इसको टॉफी देना है, तो बीच में कोई है देने वाला, लो फेंक देंगे, तो बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो वो होता है विकिरण। तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी ये दो पॉइंट लिख लीजिएगा कि कल लिखा देंगे, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। समझ में आया कि नहीं? इससे जो क्वेश्चन मेनली क्वेश्चन आता है टेम्परेचर चेंज वगैरह का, लिख लीजिए।